इनफैक्ट वेरी सीरियसली आई थिंक इफ यू रिमेंबर और नॉट, बट एक समय था जब मैंने रीमा और जोया को कहा कि इसकी सीरीज बनाते हैं ना, ये तो बहुत फिल्म में होगा नहीं। जब मैं मालेगांव पहुंचा, सबसे पहला चीज जो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे हर इंसान परफॉर्मर है। एवरी पर्सन ओवर देयर हैज एन आर्टिस्ट इनसाइड ऑफ हिम। तो आप किसी को भी पकड़ के बोलो ना कि कुछ हो जाए, तो वो आपको तुरंत बिना झिझक के आपको परफॉर्म करके दिखा देंगे। कि मैंने जावेद अख्तर साहब के साथ स्क्रीन शेयर किया है। डेफिनेटली सिस्टमिक रीजन है। अगर आप एक कम्युनिटी को इतनी बुरी तरह ट्रीट करोगे तो लोग भाग ही जाएंगे। So I feel that's what happened, you know. If you see the state of writers, it reflects the kind of films we are making. Hello team Superboys of Malegaon. Welcome to Cinema Express. I'm Karthik. Guys, I want to start off with this. I want to start off with you, Reema. There is already a documentary on Malegaon called Superman of Malegaon. And you know, I want to understand, is film ka idea, did it, like when you saw the documentary you thought ki okay, this is an interesting space, I want to go more into this. And also I want to understand कि जब एक चीज़ बनी होती है किसी एरिया के बारे में, उसमें like there are some things that are already covered in the documentary. What more did you feel that you know you can, like when you are taking a fictional lens on this story, what more can you tell about these people and about this world? Well, the idea really started with Zoya. And Zoya met Nasir, you know, they were at the Ocean Film Festival in 2012 together. They started talking. You know, Zoya recognized him from the documentary and he said, I know who you are, I've copied all your father's films. So they started chatting. And I think then Zoya, you know, with the curiosity of a storyteller, started, you know, just trying to understand how it started, his family, the background, the friends. And we realized that there's a lot more to the story. You know, the documentary is beautiful. We are all fans. And if you've seen the film, you know that we've given it a shout out. But we were really looking at, you know, the not just the making of one film of his, but the making of Nasir. How did that come about and how did that give rise to a parallel industry of video filmmaking in Malegaon? Varun, I want to understand from you, how was the writing process? कि आप मालेगांव गए, आप I think 2011-12 से ही you were sort of chasing this film. आप नासिर से तब भी मिले थे और आप फरोख से भी मिले थे। नासिर से भी और फरोख से मिला था। और तब फिर फरोख के साथ तो हमने काफ़ी समय बिताया था उस समय भी, जब ये आए थे 2012 में बॉम्बे आए थे। और तब से I was in touch with Farokh. So I knew about Malegaon. I was already fascinated by the town. I was fascinated by the documentary, of course. I saw it. I was very, very moved by the documentary. पर जो आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्री एग्जिस्ट करती है तो फिर फिल्म, तो उस तरह से तो मालेगांव भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर डॉक्यूमेंट्री क्यों, है ना? वो सवाल आता है कि एक चीज एग्जिस्ट करती है तो अभी भी इस फिल्म के बाद भी मुझे लगता है 10 और फिल्में बन सकती हैं। वहाँ ऐसी इतनी सारी कहानियां हैं और इतने सारे लोग हैं। इनफैक्ट फिल्म का एक 10 मिनट का हिस्सा है जो कि फिल्म में एडिट में चला गया, जो कि मालेगांव की एक पुरानी कहानी है, जो कि अपने आप में पूरी फिल्म हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे, जो हमको लगता था कि हैं। और वो कैसे पता चला? क्योंकि हम नासिर से बात करते थे, फरोख से बात करते थे। और जब जोया मेट मी एंड शी सेड कि ये फिल्म है, मतलब एक कहानी है, एक आइडिया है, इस पे वी वांट यू टू राइट द फिल्म। तो मैंने जब लिखना शुरू किया, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इनिशियली। जस्ट बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे देयर इज अ फुल कवरेज इन इंडिया टुडे और आउटलुक बिफोर द डॉक्यूमेंट्री। फिर उसके बाद आई थिंक नम्रता जोशी की किताब है रील इंडिया, उसमें एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। फिर उसके अलावा कई तरह के और डॉक्यूमेंटेशन है। देन नासिर से हम मिले, फिर मालेगांव गए, काफ़ी वहाँ पे काफ़ी लोगों से मिले, काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ देखी। फिल्म के काफ़ी सारे किरदार थे जो वी वर वेरी लकी। ऐसा रेयरली होता है कि आप कोई फिल्म बनाएं और ज़्यादातर किरदार आपको मिल भी जाएं और वो बात करने के लिए तैयार हों और बात बड़ी मज़े की करते हों। सिर्फ ये नहीं है कि बात करते हैं, वो सारे के सारे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट से आप उसकी कहानी पूछ लें तो अगर आपके पास सुनने के लिए 15 मिनट है तो वो 15 घंटे सुना सकते हैं, क्योंकि हर आर्टिस्ट की जिंदगी में इतने दुख और इतने सुख होते हैं और वो होते भी बड़े एक्सप्रेसिव हैं। तो बहुत सारा हमको एक तरह से बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किरदार, बहुत सारा डेटा सब तरह का मिला।
जो वो भी हम इस फिल्म में पूरा नहीं कर पाए। और ये फिल्म की जगह इनफैक्ट वेरी सीरियसली आई थिंक इफ यू रिमेंबर और नॉट, बट एक समय था जब मैंने रीमा और जोया को कहा कि इसकी सीरीज बनाते हैं ना, ये तो बहुत फिल्म में होगा नहीं, हर किरदार को हम एक पूरी फिल्म बना सकते हैं, ऐसे इतने किरदार हैं। तो इवेंचुअली व्हाट आई एम सेइंग इज वी हैड access to so much. And yes, there was a conscious effort to not repeat what is already there in the documentary, and it is a great documentary, but उसके अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया वहाँ पे है, और अभी भी है, और अभी भी और फिल्में बन सकती हैं, बल्कि जो Adarsh, I want to understand from you. There's a very nice detail कि जहाँ पे आई थिंक नासिर जहाँ पे बैठ के बात करते थे तो उस होटल का नाम भी आदर्श होटल था, वो डॉक्यूमेंटरी में भी देखा था मैंने. You also went to Malegaon, और आप आई थिंक 2 महीने you were there. 2 हफ्ते you were there and you shadowed Nasir and you understood. What was your initial like, you know, the कैसा फील हुआ मालेगांव में जाकर, कैसा था, क्या वर्ल्ड अलग लगा, क्या क्या लाइक किस तरीके के सवाल आप नासिर से पूछते थे? आई थिंक यू मेड अ फिल्म ऑल्सो, एक और पैरोडी आपने क्रांतिवीर का वहाँ पे बनाया था. क्रांतिवीर और हेरा फेरी का अच्छा अमेलगमेशन का. तो हाउ, टेल मी अबाउट दैट कि वो प्रोसेस कैसा रहा और क्या क्या देखने को मिला आपको? जब मैं मालेगांव पहुंचा, सबसे पहला चीज़ जो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे हर इंसान परफॉर्मर है. एवरी पर्सन ओवर देयर हैज़ एन आर्टिस्ट इनसाइड ऑफ हिम. तो आप किसी को भी पकड़ के बोलो ना कि कुछ हो जाए, तो वो आपको तुरंत बिना झिझक के आपको परफॉर्म करके दिखा देंगे. तो ये चीज़ बहुत एक स्पेशल और रेयर चीज़ है, ये मैंने किसी और शहर में नहीं देखा. कुछ दिन हमने बिताए, मैं और नासिर भाई, बस कुछ प्लान नहीं था, एजेंडा नहीं था, बस ये था कि नासिर भाई के साथ समय बिताना है, उनको शैडो करना है. वो जहाँ जा रहे हैं मैं उनके पीछे उनका परछाई बन के जाता रहूँ. इनके घर चले जाता रहा सुबह सुबह, ये भी झेलते थे मेरे को, खाना वाना खिला देते थे. फिर कहीं बाहर लेकर चले जाते रहे हाईवे पे. एक दिन हम चले गए खेत पे, तो बोले कि हम इसी खेत में चिल करते थे, तो वहाँ खेत पे बैठे रहे. तो ये सब हमने 3-4 दिन किया. उसके बाद मेरे को एक दिन लगा कि पिक्चर क्यों ना बनाए हम अपनी, और नासिर भाई ने 10-12 साल से कुछ बनाई नहीं थी. तो फिर 3-4 दिन हमने स्क्रिप्ट लिखा, और वो एक जो इनकी ही फिल्म थी सुपरमैन ऑफ मालेगांव, उसी का हमने एक उसमें एक पहलू लिया कि एक आदमी है जो गुटखा बेच रहा है. तो फिर वो गुटखे के पैकेट के बारे में हमने खूब सारा डिस्कशन किया कि पैकेट कैसा दिखना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए. तो फिर हर जगह से अपने अपने सजेशंस आए. इनके दोस्त, जो वही दोस्त जिनके साथ ये पहले पिक्चर बनाते थे, वही लोग वापस जुड़े इस प्रोजेक्ट में भी. तो हर जगह से. और फाइनली बहुत घंटों के डिस्कशन के बाद आई थिंक नासिर भाई का ये आइडिया था कि खटमल गुटखा, क्यों, क्योंकि वो खून चूसता और गुटखा भी खून चूसता है. तो वो मेटाफोरिकली भी इतना कमाल उन्होंने नाम सोचा. और उसके बाद उनकी पैकेजिंग, डिजाइनिंग सब इन्होंने की, और फिर हमने फिल्म बनाई, उसको हमने यूट्यूब पे डाला. तो बस यही था प्रोसेस के. पहले तो कुछ प्रोसेस था नहीं, वहाँ जाके समझ में आया कि क्या करना चाहिए. और इसके पहले कि पूरी तरह उसको ये कर पाते 2 हफ्ते हो गए थे, और फिर वापस आ गए. नासिर, मुझे एक बात बताओ, अपने आप को कोई प्ले कर रहा हो, वो फीलिंग कैसा होता है? टू सी समबडी प्ले यू ऑन स्क्रीन, आपको कोई प्ले कर रहा है स्क्रीन पे, और वो देखकर सबसे पहला फीलिंग कैसा होता है? क्या लगता है कि यार शायद ऐसा ही हूँ, या आप अपने बारे में भी कुछ नया डिस्कवर करते हो कि यार मैं ऐसे बात करता हूँ क्या, या ऐसा मेरा प्रोसेस है? पहले तो जब पता चला कि ये फिल्म बनने वाली है, लेकिन किसको लेंगे वो पता नहीं था. लेकिन जब आदर्श जी का नाम आया तो इनका भी मैंने देखना शुरू कर दिया. अच्छा. तो ये वाइट टाइगर इनकी मैं देखा, पता चला आदर्श जी इसको प्ले करने वाले हैं. तो मैं समझ में आ गया ये आर्ट फिल्मों के शौकीन है, देखने के या करने के. वैसा सीन उसके अंदर बहुत अच्छा लगा था मुझको वो. तो जब मुलाकात हुई, सब डिस्कशन हुई, बात हुई, और जब फर्स्ट टाइम जब शूट पे मैं गया कि सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव का शूट चल रहा है और ये एक्ट कर रहे उसके अंदर, तो कुछ सीन ऐसे थे जो मैं चाह रहा था कि अगर इसको इस तरह से कभी करे तो अच्छा होगा. तो सोचता रहा इधर और उधर, वो कर भी डाले. तो ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया तो उसके अंदर, और मैं मुतमईन है कि वो मतलब अपना मेरा जो रोल करे बहुत अच्छा से निभाए उसको, और अच्छा करे. ना सर, आपके टाइम से जब आप फिल्म बना रहे थे और अभी जब सोशल मीडिया भी आ गया है, यूट्यूब आ गया है, ये सब आ गया है, फिल्म मेकिंग कितना चेंज हुआ है मालेगांव में? क्या अभी भी बच्चे आपको देखकर लाइक, बिकॉज आई थिंक यू आर अ लेजेंड इन मालेगांव, तो सब लोग आपको देख के सोचते हैं कि वो भी कैमरा उठाते हैं, क्या लोग यूट्यूब के लिए फिल्में बना रहे हैं या सोशल मीडिया के लिए फिल्में बना रहे हैं? कितना चेंज आया है फिल्म मेकिंग में? देखो, चेंज तो पूरी दुनिया में आ गया, पूरी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में चेंज आ गया. ये जो आज का पीरियड जो चालू है, ये मोबाइल की वजह से हुआ, इंटरनेट की वजह से हुआ, वेब सीरीज़ की वजह से. तो पूरा इंडस्ट्री चेंज हो गया. मालेगांव का भी इंडस्ट्री चेंज हो गया. मतलब फिल्में अब कम बन रही, वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं.
मैं अभी अभी हम मेकिंग में जब शुरुआत करें तो मैं था, एक दो लोग थे, ऐसे करते गए। अभी कम से कम जितने आर्टिस्ट थे वो डायरेक्टर भी बन गए, प्रोड्यूसर भी बन गए, कैमरा भी आ गया, एडिटिंग भी कर रहे हैं। हर इंसान का एक अपना प्रोडक्शन, अपना वो यूट्यूब चैनल है, वो अपने अपने तरीके से सब बना रहे। तो एकदम फ्री हो, मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया, बहुत ज़्यादा, और आगे भी आएगा अभी। विनीत, आप फरोग शेख को प्ले कर रहे हैं। फरोग जो एक बहुत अच्छा डिटेल है फिल्म में कि वो जावेद अख्तर से मिलकर उनके साथ फोटो खिंचवा के वो फोटो लेके घूम रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू एंड शशांक। ऐसे अब दोनों, मतलब फरोग और शाफिक दोनों हमारे साथ नहीं है, ऐसे लोगों को प्ले करना जो इस दुनिया में नहीं है उनको, और ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है क्योंकि आप एक मेमोरी बना रहे हैं उनके फैमिलीज के लिए। थोड़ा इंटिमिडेशन भी था कि यार मैं ऐसे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, इट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। क्या था प्रोसेस? सबसे पहले जो आपने सवाल का पहला हिस्सा है, अब मैं ये हक से कह सकता हूँ कि मैंने जावेद अख्तर साहब के साथ स्क्रीन शेयर किया है, फोटो में ही सही। बहुत बड़ी बात है क्योंकि राइटर बाप होता है। तो ये मौका मिला, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, और वो इतना प्राउड फील करता है उस सीन में जी, है ना, कि उसको लगता है यही जितना भी वक्त मुंबई में घिसा हूँ ये मेरी कमाई है। वो उसको उसकी कीमत उसके लिए, बिकॉज ही इज़ अ राइटर, फरूक जाफरी, तो बहुत बड़ी बात है। और वो बोलता भी है एक सीन में कि मैं किसको मिला, नाम लेके बोलता है। तो ये राइटर ही ये अहमियत समझ सकता है बड़े राइटर की, तो वो किरदार ऐसा है। और फरूक जाफरी, जैसा कि वरुण भाई ने बोला कि वो मिले लेकिन मेरी मुलाकात कभी हो नहीं पाई, मुझे इसका अफसोस रहेगा। हाँ, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है क्योंकि आप जो कर जाओगे वो लोगों तक रहेगा। उन्होंने अपनी पूरी जीवन में जो कमाया है, ये उस कमाई का वो चैप्टर है जो गोल्डन चैप्टर होने वाला। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का एहसास रहता है। बाकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी और रीमा के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, तो आई वाज वेरी सिक्योर। और एक सीन है जिसमें बड़ी खूबसूरत लाइन आती है कि हम दीवानों को तारीख में जगह दिए। तो एक्चुअली मालेगांव के ये जो दीवाने हैं उनको तारीख में जगह दी है नासिर शेख ने। शशांक, आप लाइक आई फील लाइक आपका जो कैरेक्टर है इज लाइक द वेरी मीक बट अ बीटिंग हार्ट ऑफ द फिल्म। लाइक व्हेन ही सीज सीन्स ऑफ लाइक प्लेन उड़ते हुए, you know, that feeling he has of flying one day, and then he sees himself fly as a Superman. What was the process of like playing Shafiq? It's a long process, yeah. It's a long answer. Like you're saying, एक responsibility होती है। एक इंसान अगर जीवित था, अगर जो किरदार असली किरदार था, you are responsible to certain behavioral traits, their voice, उनका एक जो जिगरा होता है, उनका जो soul होता है, आपको लाना होता है। That being said, by the time I was associated with the project, Adarsh had already done a lot of his research, and he was very clear, and I think Reema was very clear with him that we are not trying to mimic the characters. And by the time I started working in the workshops with Adarsh, I could see this Nasir who wasn't a replica of the documentary. It was Adarsh feeling Nasir. And so that helps you and that unburdens your responsibility as a co-actor, because then you aren't trying to create a replica of something that existed. You're trying to do justice to the soul of that person. जिस चीज़ से वो प्यार करता था, वो एक्टिंग से प्यार करता था, मालेगांव से, अपने दोस्तों से। तो ऐसा कुछ प्रोसेस है इसका यार। जब इंसान जीवित था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर अब नहीं है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इमेजिनेशन से भरने की हर कोना जो रहता है। It's a delicate process, and you need. I'm really, really, really privileged to have the co-actors that I have on this film, man, because they're very present, fiercely present actors. They are some of the finest people I've had the pleasure of working with, and for a subject such as this, which is difficult to approach, it is a help like no other. You know, without it, I can't imagine having understood Shafiq without Farooq and Nasir, and which is Vineet and Adarsh. You know, it's impossible to sort of get there.
वरुण, जो लाइन है जो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, जो विनीत ने इम्प्रोवाइज करी कि राइटर बाप होता है, अगर आप लिखते तो मुझे लगता है आप भी खुद लिख देते। मैं शायद लिखता बाप और माँ दोनों होता, पता नहीं मतलब क्या पता वो ऐसा अब वो, लेकिन हाँ वो किरदार But के was हिसाब it से like your एकदम feeling? किरदार से आई है, क्योंकि वो किरदार के हिसाब से एकदम सही है, और वो जो सीन में जो किरदार का इमोशन है उसको वो एकदम सही क्वालिफिकेशन पे विनीत टुक दैट, सो या And I think that Varun, the way he had written the original scene, he had kind of taken it till there but not Till that point. vocalized it. So Vineet vocalized it. You know, it's. बट लाइक व्हेन वी से कि राइटर इज द सबको मतलब बाप, जेनेसिस वहीं से हो रहा है, एंड सलीम साहब और जावेद अख्तर के बाद ऐसे राइटर्स नहीं हुए हैं जिनको वो स्टारडम मिला है इतने सालों बाद भी उस लेवल का। आई वांट टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों है, क्या उस तरीके का टैलेंट भी नहीं आ पाया है तो इसलिए, या फिर अब सिस्टमैटिकली ऐसा है कि राइटर्स को कई जगह तो क्रेडिट भी नहीं मिलता है, राइटर्स को वो तवज्जो वो नहीं दिया जाता जो उनके बाद किसी को नहीं दिया गया। इसका एक सिस्टमिक रीजन है या फिर टैलेंट की कमी है? डेफिनेटली सिस्टमिक रीजन है। जी। अगर आप एक कम्युनिटी को इतनी बुरी तरह ट्रीट करोगे तो लोग भाग ही जाएंगे। सो आई फील दैट्स व्हाट हैपेंड, यू नो, इफ यू सी द स्टेट ऑफ राइटर्स, इट रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ फिल्म्स वी आर मेकिंग, you know, and I wish to see writers getting the kind of respect they got back then. Like today, you know, if you know, the way they are paid, the lack of credit, and instead of things getting better, abhi to you know, in certain platforms they, you know, it's apparently policy not to credit even the crew of the film. Yeah. So I think when you take away credit, when you take away you know, fair pay, you're taking away agency from that person. And you cannot expect people to function in that kind of situation. You want a writer to write your script better, pay him enough so he doesn't have to do 10 other jobs to support his family or run his home. You know, these things are all related. So definitely I think there is an absolute need for writers to get more respect, more credit, more money. Is that the reason ki a lot of writers ultimately become directors also, because to get like, you know, to have more creative control in a way? I mean, that I don't know, because there is such a thing as a writer-director also. Yes. And if you see historically, it's writer-directors who are the most prolific directors. So I don't know if that, because everybody... that could be one of the reasons, I believe, but Yeah. also once you are in the film industry and you are a writer, you would naturally want to try your hand at directing, because एक आप प्रोसेस से इतने नज़दीक आप पहुंच ही चुके हो, आप देखना चाहोगे कि आप वो कर सकते हो. There are a lot of examples where it has succeeded, and there are a lot of examples where, you know, the writers have tried and then went back. But I think I can speak for myself. I love writing also, standalone writing also, where I'm not, you know, directing, but I would like certain scripts I have which I want to direct myself, and then there are So you scripts keep or like a ideas. divide ki like these are the films I want to direct. हाँ हाँ, and मतलब write. ऐसा नहीं है कि मैं जो भी लिखूंगा वो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ. There are certain ideas which I feel कि वो, क्योंकि डायरेक्शन इज टाइम टेकिंग प्रोसेस. आप अगर डायरेक्टर बन रहे हैं तो आपको 2-3 साल जिंदगी के उसमें देने पड़ते हैं, और वो 2-3 साल में अगर आप वो 2 स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, और यू कैन फाइंड अ डायरेक्टर हु कैन ब्रिंग देम टू द विजन एंड टू द वर्ल्ड with the kind of whatever aspirations you have for the script, and it's great. What are the discussions between you and Reema when it comes to the vision of the film, and how much of like, you know, like because film में ऐसे फारूक का disagreement होता है director के साथ, ठीक है, which I felt like there was a lot of most writers might feel like that. Writers were starting out कि हमारा vision नहीं दिखाया जा रहा है. How did you like Reema के साथ, what was the discussion? How did you, अगर if there were disagreements on a lot of things, how did that go? How did the whole process go? How was the collaboration between the two of you? So disagreement बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था. इनफैक्ट हुआ ही नहीं. मतलब जो भी था, क्योंकि one, I think both of us have been in the industry long enough to let go at certain point कि ठीक है, ये आप ले लीजिए, ये मैं ले लेता हूँ टाइप, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो थी. दूसरा ये है कि बिकॉज रीमा एंड जोया वर इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो राइट फ्रॉम द आउटलाइन स्टेज, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर सेकेंड ड्राफ्ट, फिर
So they were constantly sharing their feedback on the script and they were constantly, you know, adding ideas and all. तो it was not like कि अच्छा रीमा को अचानक से पता चला अच्छा ये स्क्रिप्ट है, वो वैसा नहीं था ना. So she was already involved and it was like a year-long process where we were, you know, I was writing and they were kind of sending their feedback and all. So वो था नहीं. जो भी shooting, and I have learned as a writer to let go after a point where it is director's job now to take the script and make a film out of it. तो उसके बाद उनको जो भी लगेगा उसमें बदलाव करना है, कोई सीन या कोई डायलॉग या कोई ओवरऑल आर्क, that's their call and I think that's fair. नासिर, मुझे आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछना है. अगर आपको अभी किसी हिंदी फिल्म का अगर किसी और हिंदी फिल्म का पैरोडी बनाना हो, कौन सा फिल्म होगा? हिंदी फिल्म का? हाँ, किसी हिंदी फिल्म का पैरोडी बनाना हो. थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए. आज के माहौल के हिसाब से नहीं, पुरानी फिल्म को ही बना सकते. अच्छा. हाँ, अगर पुरानी हिंदी फिल्म भी हो तो. कोई भी फिल्म जो कोई भी. जवान बनाएंगे. जवान का. क्योंकि मैसेज है उसमें, मतलब हाँ. तो हमारा उससे मुद्दा, हम भी मुद्दा रख सकते हैं. मालेगांव का उसमें वो जो मुद्दा उठा करके, तो मुद्दे वाली ज़रा फिल्म मुझको पसंद है कि मैसेज दे सकते. वो पूरी जवान में मैसेज थी, तो उसका रीमेक कर सकते हैं. On that note, thank you so much guys for speaking to me. Thank you. Thank Best you, of luck Karthik. for Superboys. Thank you.